हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिसन, जहां मिलेगी आपको एजुकेशन की मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पे हमारे पास एजुकेशन की मेडिसिन होती है जिसको खा के आप लोग स्वस्थ हो जाते हो एजुकेशन में। हा हा हा, लेम जोक। ओके, तो आज हमारा यूनिट 2 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 हम लोग कल खत्म कर चुके थे, पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग और उसमें आगे कंटिन्यू क्वेश्चन रखेंगे और वही क्वेश्चन आंसर अपना रैपिड फायर चलेगा। जहां समझाने वाली नीड होगी वहां हम लोग समझाएंगे। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन 47 तक कर चुके थे। 48 क्वेश्चन, एज पर ऑर्डिनल एनालिसिस अ कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन। ऑर्डिनल एनालिसिस अगर होगा तो इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा? इक्विलिब्रियम अटेन होगा आपका स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। नहीं 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 नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 48 का आंसर होगा आपका, दोबारा क्वेश्चन देते हैं। एज पर ऑर्डिनल एनालिसिस अ कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम। ऑर्डिनल एनालिसिस में इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है? जब आपका एम आर एस एक्स वाई बराबर होता है किससे? पी एक्स अपॉन पी वाई से। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ बजट लाइन बराबर होगी स्लोप ऑफ किसकी? बजट इंडिफरेंस कर्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज लेसर देन द प्राइस रेशियो, यानी कि अगर आपका एम आर एस एक्स वाई लेस हो, यानी कि ऐसे हो, लेसर हो किससे? प्राइस रेशियो से, तब क्या करेंगे? तब उस केस में हम लोग करेंगे क्या? द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे लेस फॉर कमोडिटी एक्स एंड द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। कम से कम प्राइस उसको देने चाहिए। नेक्स्ट 50, फ्रॉम द सेट ऑफ टर्म्स गिवन इन कॉलम 1 एंड द स्टेट, इसका मैं पे शायद से वो हट गया है। ठीक है, इसका वो एक वो मैचिंग था, वो रह गया है, वो नहीं हुआ हमारे पास, तो छोड़ देते हैं, आगे हम इसको बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 51, वो शायद वो टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई होगी। इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स द इनकम इफेक्ट ऑफ द प्राइस फॉल वुड मीन्स दैट। अगर कमोडिटी के प्राइस यहाँ पे फॉल हो जाते हैं तो इनकम इफेक्ट कैसा क्या होता है वहाँ पे, वो हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा द कंज्यूमर्स रियल इनकम हैज इंक्रीज्ड। तो कंज्यूमर की जो रियल इनकम है ना वो बढ़ जाती है। और ये रियल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो रियल इनकम है इसका कॉन्सेप्ट है क्या? रियल इनकम का कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी एक्सपेंसेस करने के बाद जो आपके पास पैसा बचता है उसी को हम एक तरीके से रियल इनकम बोलते हैं। 52, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेप्सी विल रिजल्ट इन। पेप्सी के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे होगा एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर कोक। कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि जो पेप्सी और जो कोक है वो क्या है? पेप्सी और जो कोक है वो आपस में सब्सटीट्यूट गुड है। तो अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएगा कोक पे, तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड फॉर रिजल्ट इन। तो सब्सटीट्यूट गुड के प्राइस अगर फॉल हो जाए तो क्या होगा? डिक्रीज इन प्राइस फॉर अ कॉम्पिटिटिव गुड। तो वही है, डिक्रीज इन प्राइस, आपके जो कॉम्पिटिटिव गुड है, जो दूसरा गुड है, उसके प्राइस क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट, among the following pairs of goods choose the inconsistent or odd one out। इसमें से क्या odd one out होगा बताओ? ब्रेड एंड बटर कॉम्प्लीमेंट्री है, कोक एंड पेप्सी सब्सटीट्यूट है, टी एंड शुगर कॉम्प्लीमेंट्री है और कार एंड पेट्रोल भी कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये दोनों सब्सटीट्यूट हैं, बाकी सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। तो 54 का आंसर क्या होगा? 54 का बी ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग यहाँ पे जाएंगे। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वी से दैट अ डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इंप्लाइज अगर डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट तो क्या होगा? द कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय मोर विद द फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। यानी कि डिमांड कर्व कैसा होगा? डिमांड कर्व यहाँ पे होगा ऐसे, लेफ्ट टू राइट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या हो रही है? वो बढ़ रही है और प्राइस के फॉल होने पर। नेक्स्ट, रेफर रेफरेंस टू द स्टेटमेंट गिवन। क्या करेंगे यहाँ पर? एक स्टेटमेंट होगी यहाँ पर, इसका आंसर क्या होगा? 56 का होगा डिमांड ऑफ प्राइवेट पेट्रोलियम व्हीकल विल डिक्रीज। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना भूल गए हैं शायद से, क्या हो गया यार, यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं। चलो देखते हैं दोबारा से। 57, इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ इंफीरियर क्वालिटी गुड्स विल बी। इनकम इफेक्ट कैसा होगा इंफीरियर क्वालिटी गुड्स का? 57 का इसका होगा ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव। इनकम इफेक्ट हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। कैसे? ये आपकी इनकम है
और ये आपकी इसकी डिमांड है। तो जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड इसकी इंफीरियर क्वालिटी की क्या होगी, डिक्रीज, और अगर आपकी इनकम घटेगी तो इसकी डिमांड कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, 58 with an increase in petrol prices the demand for electric cars may generally, अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक कार्स से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, तो उसी को तो कोई चेंज होगी, तो नॉट चेंज आना चाहिए। बताइए क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ कार्स होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ कार्स आता है तो यहाँ पे इसका क्या होगा, इसके पेट्रोल प्राइस बढ़ेंगे तो इसकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट, द टेबल प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इन अ मार्केट क्या कहलाती है, एक टेबल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्राइस, यहाँ क्वांटिटी, और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी गिवन होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल क्या होती है आपकी, तो वही आपकी एक टेबल फॉर्म होती है, उसको डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 60, if with an increase in the price of good X the demand for good Y increases, such goods are called, ठीक है, तो क्या होगा इसका होगा कॉम्पिटिटिव गुड्स। विद एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स द डिमांड फॉर गुड वाई इंक्रीजेस। तो यहाँ देखो क्या होगा, अगर गुड एक्स और गुड वाई, ठीक है, तो यहाँ देखो गुड एक्स के प्राइस के बढ़ने से क्या होगा, गुड वाई की डिमांड बढ़ जाए। तो वही सेम चीज है, कॉम्पिटिटिव गुड्स जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व। मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व यानी कि सेम एक ही डिमांड कर्व है, यहीं पे मूवमेंट हो रही है, तो डिमांड कभी अपवर्ड, डिमांड कभी डाउनवर्ड, पी क्यू P1 Q1। अगर प्राइस कम होते हैं डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो 61 का होगा आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। Which of the following 62 which of the following is responsible for movement along the same demand curve। क्या होगा इसमें से बताओ, 62 का होगा प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, यानी कि क्या होता है, PX जिसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। 63, डिमांड फॉर अ फर्म्स प्रोडक्ट विल बी हाईली इलास्टिक इन अ मार्केट। हाईली इलास्टिक कब होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। हाईली इलास्टिक मतलब इलास्टिक, हाईली इलास्टिक जो इलास्टिक होते हैं यहाँ पे आपकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, वन से ज़्यादा होती है, और वन से ज़्यादा कब, जिसको हम, और इलास्टिक का मतलब जिसको हम इजीली पोस्टपोन कर सकते हैं। तो अगर उसके सब्स्टिट्यूट हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम उसको इजीली पोस्टपोन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, कर्व इट सिंपल्स इट इम्प्लाइज, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 64 का है डी, देयर इज डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ओके, क्या है यहाँ पे, लॉ ऑफ डिमांड के फीचर्स यहाँ पर नहीं है, तो 65 का है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इट एस्टैब्लिशेस अ क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, एक सेकेंड गाइस, चलो, तो क्वांटिटिव रिलेशन क्या होगा 65 का होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी एन एट्रीब्यूट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड नॉट एट्रीब्यूट क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका 66 का होगा ऑप्शन नंबर सी, डिमांड इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल बाइंग मेड बाय अ कंज्यूमर। 67, मार्केट डिमांड कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, तो मार्केट डिमांड कर्व कैसे ऑब्टेन होगा, सबको पता है, इंडिविजुअल डिमांड का सम अप कर दो तो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड ऑब्टेन्ड हो जाएगा। और 67 का आंसर है आपका बी, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। हॉरिजॉन्टल यानी कि अगर मान लो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कैसे होगा, मान लो अगर यहाँ 12 13 14 इसका टोटल, तो यहाँ पे आपको इसका टोटल ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली करना है, तो कितना आएगा, 4 3 7 8 9 39, तो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे में होगा, ना कि ऐसे ऐसे में नहीं होगा, ठीक है। 68, dash is an algebraic expression of the relation between the individual demand for a commodity and its various determinants। तो क्या होगा, 68 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, यानी कि कुछ इस तरीके से होते हैं, ये dx बराबर फंक्शन ऑफ, या कई सारे फंक्शंस होते हैं जो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करते हैं, डिमांड को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ,
if with an increase in price of the gold in the international market, demand for diamond is reducing in the Indian market, can be said that. 69 का आंसर होगा आपका C. Gold and diamonds are complementary goods. Okay. 70. The amounts of good that the consumer chooses optimally direct depends on. Direct depends on कैसे होगा? 70 का होगा ऑप्शन नंबर ए. एक सेकंड, मेरा कर्सर कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड कंज्यूमर्स इनकम. ठीक है, तीनों ही फैक्टर आपके क्या होंगे? डिपेंड यहाँ पर करेंगे. 71 पे आ जाओ. व्हेन अ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज यूनिटरी, inelastic, and increase in price by 5% leads to increase in quantity demand. यूनिटरी inelastic मतलब क्या होगा? यूनिटरी inelastic मतलब होता है 0% का चेंज आता है. ठीक है, और जो किसके बराबर होता है? जो आपका यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. तो क्वांटिटी डिमांड का चेंज यहाँ पर और परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस, तो यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 0. तो 71 का आंसर क्या आएगा? एक सेकेंड. अच्छा, यूनिटरी, तो अगर यूनिटरी है तो यहाँ पे इनइलास्टिक नहीं होगा, यूनिटरी इलास्टिक होगा. तो यहाँ पे 0% नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा. तो 1x/5%. तो यहाँ पे आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 5% आ जाएगी. ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. 72. फ्रॉम द फॉलोइंग कमोडिटीज विल नॉट हैव इनइलास्टिक डिमांड. इसकी इनइलास्टिक डिमांड नहीं है. इनइलास्टिक डिमांड उसकी डिमांड होती है जिसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते. तो जिसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते उसकी डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक नहीं होगी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मतलब इनइलास्टिक होगी जिसको हम इजीली पोस्टपोन कर सकते हैं. तो भाई 72 का आंसर क्या होगा? 72 का आंसर होगा, देखो, निडल इनइलास्टिक है, इसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते. ठीक है, ड्यू टू क्रोनिक कोविड सिम्टम्स. ठीक है, ये आपकी रेमडेसिविर एक दवाई थी. ठीक है, उसको भी नहीं कर सकते. मैच बॉक्स ये भी नहीं कर सकते. बट एप्पल आईफोन ये आपका लग्जरियस आइटम है. क्या है? लग्जरियस. और लग्जरियस को हम इजीली क्या कर सकते हैं? पोस्टपोन कर सकते हैं अगर हम एबल नहीं रखते उस सामान को खरीदने के लिए. तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. Next, when demand for commodity is perfectly inelastic, and increase in price by 10% leads to increase in quantity demand by. तो 73 का आंसर बताओ भाई कैसे होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो परफेक्टली इलास्टिक में क्या होती है डिमांड? हमेशा 0. ठीक है, 0 के बराबर. और फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को x मानेंगे और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 10%. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 0. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. 74. फ्रॉम द फॉलोइंग कमोडिटीज विल नॉट हैव इलास्टिक डिमांड. इसमें से किसकी डिमांड इलास्टिक नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी की इलास्टिक है, मोबाइल फोन की इलास्टिक है, परफ्यूम की इलास्टिक है. यानी कि सॉल्ट है जिसकी डिमांड क्या है? इसकी डिमांड है इन इलास्टिक, क्योंकि इसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते. 75. स्टेट द इम्पैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ गोल्ड इफ द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग अ राइज इन प्राइस ऑफ गोल्ड इन फ्यूचर. तो 75 में क्या होगा? 75 में होगा इंक्रीज इन डिमांड. यहाँ पर डिमांड क्या हो जाएगी? इसकी बढ़ जाएगी. अगर फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ेंगे तो लोग अभी अभी क्या करेंगे? इसको परचेस कर लेंगे. तो अभी इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. 76. स्टेट द इम्पैक्ट ऑन डिमांड ऑफ कॉफी इफ कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग अ राइज इन प्राइस ऑफ टी. तो भाई अगर टी और कॉफी का सब्स्टिट्यूट, तो टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो 76 का आंसर क्या है भाई? इंक्रीज इन डिमांड. ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट द इम्पैक्ट ऑन डिमांड इफ, ये इफ है. ठीक है, इफ जीन्स, अच्छा डिमांड ऑफ जीन्स सही है, डिमांड ऑफ जीन्स इफ कंज्यूमर प्रीफर ट्राउजर्स इंस्टेड. तो 77 में क्या होगा? जीन्स की डिमांड कम हो जाएगी. तो जीन्स की डिमांड क्या हो जाएगी? अब ये जीन्स है, ये ट्राउजर, दोनों आपस में क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट. तो अगर ट्राउजर की डिमांड बढ़ गई तो जीन्स की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ द स्टार प्लस इफ कंज्यूमर प्रीफर नेटफ्लिक्स. तो 78 में क्या होगा? शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. लेफ्ट शिफ्ट होगा, यानी कि ऐसे, ऐसे था, अब ये ऐसे हो जाएगा पीछे की तरफ. पीछे तो डी था पहले, अब ये डी डैश की तरफ आ जाएगा. 79. स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ डिमांड कर्व ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स विद इंक्रीज इन इट्स प्राइस. तो अगर कोल्ड ड्रिंक के प्राइस बढ़ जाएंगे तो उसके डिमांड या उसमें क्या ही फर्क पड़ेगा यहाँ पे? तो बताओ 79. तो 79 में होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व. अपवर्ड मूवमेंट क्यों? क्योंकि आपका प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. ऐसे होगा ना, प्राइस क्वांटिटी, अब इसका प्राइस यहाँ बढ़ गया तो क्वांटिटी कम हो जाएगी. क्वांटिटी कम होगी क्यों? तो प्राइस बढ़ चुका है और एरो लगती है प्राइस को देख के. तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ प्राइस आएगा. तो अपवर्ड मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व. 80. अ कंज्यूमर विल स्टार्ट बाइंग लेस ऑफ गुड एक्स एंड मोर ऑफ गुड वाई व्हेन. गुड वाई ज़्यादा से ज़्यादा लेना और गुड एक्स कम से कम कर देना. तो क्या होगा इसका आंसर? गुड वाई ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि जब हमने इक्वेशन पढ़ी थी
एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और एम यू वाई अपॉन पी वाई। तो भैया अगर ये ऐसे होगा, अगर जिसकी तरफ मुंह खुला होगा उसको हम ज़्यादा लेते हैं, जिसकी तरफ मुंह बंद होगा उसे हम हमेशा कम लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। व्हेन एम यू एक्स मोर देन पी एक्स, इसमें क्या होगा भाई, x को हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो 81 का आंसर आएगा बी, द कंज्यूमर विल शिफ्ट सम एक्सपेंडिचर फ्रॉम y टू x, क्योंकि इनकम तो वही है तो y से एक्सपेंडिचर निकालेंगे और x में शिफ्ट कर देंगे ना, y से निकाला और x में शिफ्ट कर दिया। ओके 82. When price remains constant, shift in budget line would be because of, ठीक है, प्राइस कांस्टेंट होंगे तो बजट लाइन में शिफ्ट कैसे होगा बताओ भाई। 82 ए चेंज इन इनकम। सपोज करो ये बजट है, अगर आगे को शिफ्ट हुआ तो इनकम बढ़ रही है और अगर पीछे को शिफ्ट हुआ तो इनकम घट रही है। 83. अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी विदाउट अ टाइम लैग, इवन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी yields him lesser and lesser utility which may eventually become negative and his demand. आइडेंटिफाई द रीजन एक्सप्लेन बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो रीजन बताना है तो केस को अच्छे से पढ़ना है 2 बार 3 बार ताकि आपको चीज़ें इजीली समझ आ जाए। तो ऑब्वियस इसमें क्या होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। 84. Nikita's professor was explaining to her that demand for product tends to fall when there is an increase income. Identify the type of goods explained by Nikita's professor. तो क्या होगा इसका आंसर बताओ भाई सारे के सारे। तो 84 का होगा इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड क्यों, क्या बोला है, दैट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट टेंड्स टू फॉल, यानी कि अगर आपकी बच्चों इनकम, अगर इनकम आपकी इंक्रीज होती है तो इसकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, किसकी, इंफीरियर गुड्स की। नेक्स्ट, many people have started traveling on bicycles instead of motorbikes due to continuous rise in petrol prices, motorbikes and bicycle in the above situation. ये क्या होंगे भाई, ये होंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स, ऑब्वियस सी बात है। तो 85 का क्या होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन होगा। 85 का क्या होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट, टू मेजर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी itself can be referred as, तो 86 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्यों, क्योंकि ऑप्शन इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो कि किसके बराबर होगा, जो कि बराबर होगा ईडी के। 87. डैश मेजर चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सिंपल डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो 87 का क्या होगा, 87 का होगा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि एक के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे गुड्स की डिमांड में चेंज होती है। छोटे ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज, एक के प्राइस में चेंज होने की वजह से जब दूसरे की डिमांड में चेंज आती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। वही है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। 88. So calculated is known as the price elasticity of coefficient. The value of EP will vary between, ठीक है, तो EP की वैल्यू किसमें वेरी करेगी, 88। 88 का होगा आपका C, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। 89. A consumer buy 100 units of good at a price of ₹5 per unit. When the price changes, he buy 140 units. What is the price of elasticity of demand is -2. यानी कि अगर हमें छोटी सी टेबल बनानी है यहाँ पे तो सॉल्व करते हैं हम इसको, PX और QX। तो क्या बोला है, 100 यूनिट्स का हम सामान इसमें परचेज करेंगे, जब क्या होगा, जब प्राइस होगा 5 पर यूनिट। व्हेन प्राइस चेंजेस ही बाय 140। अब भाई अगर ये 140 बाय कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है प्राइस में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा और वो 5 से कम ही हुआ होगा। डिमांड में तो ऐसे ही होता है, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा। तो हमें निकालना है कि प्राइस इलास्टिसिटी जब क्या हो, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2। हमें प्राइस निकालना है यहाँ पर, ठीक है, किस प्राइस पे इसने परचेज करा था। तो देखो भाई सिंपल सी क्वेश्चन है, हम कर लेंगे यहाँ पर इसको। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी और डेल्टा क्यू इंटू पी बाय क्यू। तो डेल्टा पी क्या है, चेंज, चेंज क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज आएगा। तो डेल्टा पी की वैल्यू -x, पी की वैल्यू 5, डेल्टा क्यू की वैल्यू 140 - 100 40 और क्यू की वैल्यू कितनी है 100। तो पुट कर दो, डेल्टा पी आएगा -x और डेल्टा क्यू आएगा आपका 40, पी आएगा बच्चा आपका 5 एंड क्यू आएगा बच्चा आपका 100। और किसके बराबर है, ये बराबर है -2 के बराबर। तो इस माइनस से ये माइनस कटा। ओके, तो यहाँ से काटो भाई, हम कुछ गलती कर रहे हैं क्या, डेल्टा क्यू, अच्छा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी होता है, सॉरी 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 गाइस, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, यानी कि एक्स, सॉरी
दोबारा करते हैं, 40/x अपॉन 5/100, अब आ जाएगा आंसर। माइनस से माइनस खत्म, 5 से 20, 20 से 2 और 2 से 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। x की वैल्यू 1 आएगी तो x की जगह हम 1 रखेंगे तो चेंज कितना आएगा 5 - 1 दैट इज 4। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ कंज्यूमर बाय 20 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ 5 पर यूनिट। वही सेम चीज करते हैं यहाँ पर भी, px अब की बार हम ओरली करेंगे, मतलब इतने डिटेल में नहीं करेंगे, वहां तो हमें जल्दी जल्दी करना है ना। तो 20 यूनिट्स बाय करेगा कब, जब प्राइस कितना हो 5 पर यूनिट। ही इंकर्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ 120 व्हेन ही बाय 24 यूनिट्स। ठीक है, 120 रुपए खर्च करता है जब 24 यूनिट बाय करता है, 120 रुपए खर्च कर रहा है 24 यूनिट को बाय करने के लिए, तो कितना लिया होगा इसने, लिया होगा यहाँ पर 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स यहाँ पर लिए इसने, ठीक है 5 यूनिट इसने 24 यूनिट लिए हैं, तो 24 यूनिट्स लिए हैं किस रेट पे, ये लिए हैं इसने 5 पर यूनिट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग द परसेंटेज मेथड वुड बी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, देखते हैं यहाँ पे कैसे निकालते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी बाय क्यू निकालते हैं माइनस के साइन के साथ। तो माइनस डेल्टा क्यू कितना होगा, डेल्टा क्यू होगा आपका 4, डेल्टा पी कितना होगा 0, और पी होगा आपका 5 और क्यू होगा आपका 20। तो 20/0 दैट इज इनफाइनाइट। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट, चलिए कहाँ गया मेरा कर्सर, चलिए, when the quantity demand of a commodity does not show any predictable behavior with respect to given change in the price of commodity, this type of demand is known as, 91 का क्या होगा, 91 का होगा आपका ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली inelastic डिमांड। अब 92 से 94 तक, यानी कि 92 से 94 तक हमें क्वेश्चन देखना है यहाँ पे। तो गुड एक्स का प्राइस क्वांटिटी दे रखा है और गुड वाई का, तो वीडियो को पॉज करके मैंने अभी जो फॉर्मूले कराए थे उस फॉर्मूले से आपको एक क्वेश्चन करना है और इसके आंसर आपको कमेंट में मेंशन करने हैं। मैं इसके आंसर यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आंसर क्या क्या आएंगे और आप लोग इसको क्या करना, ऑनेस्टी से घर पे सॉल्व कर लेना। ओके, तो 92% चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स वुड बी, तो 92 का आंसर क्या होगा, 92 का आंसर होगा यहाँ पर बी। बच्चा मैं यहाँ पे क्या नहीं करा रहा, सॉल्व नहीं करा रहा, मैं पिछले 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ, वैसे ही होंगे डिट्टो सेम। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड वाई वुड बी, तो 93 का आंसर क्या होगा, 93 का आंसर होगा बेटा आपका ए 1.67। 94, which goods will have a relatively flatter demand curve, तो फ्लैटर डिमांड कर्व यानी कि जिसका कर्व आपका फ्लैटर बने ऐसे, ठीक है ऐसे बने फ्लैटर। तो 94 का क्या होगा, 94 का आंसर होगा आपका बी, गुड वाई एज ईडी मोर देन 1, तो कब ईडी मोर देन 1। 95, due to 10% fall in the price of commodity, its quantity demand rises from 400 to 450, which of the following values represent the value। तो सिंपल सा है कि आपको प्राइस में चेंज दे रखा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या दे रखा है, 10% फॉल है तो माइनस के साथ लेके चलेंगे, 10% फॉल। अब बोल रहा है क्वांटिटी डिमांड में चेंज, तो निकालो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो आपको सबको पता है कि ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, कितना चेंज आ रहा है 50 का, अपॉन में इनिशियल इनटू में 100, तो ये जीरो से हमने ये जीरो काटा और यहाँ पे क्या काटा, यहाँ से हमने काटा 5 8 ज़ा 40, तो 100/8, 100/8 तो उसको हम क्या कर सकते हैं 4 2 ज़ा और 4 से 25, तो 4 से 25 तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 12.5%। अब फॉर्मूला पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 12.5% और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो माइनस ऑलरेडी रहता है, माइनस का 10%, तो यहाँ से ये तो कट जाएगा, तो कितना आएगा 1.25%। तो 95 का आंसर क्या है, 95 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपका 1.25। हमने सॉल्व भी कर दिया और हमने चेक भी कर दिया। एज पर ऑर्डिनल एनालिसिस एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ऑर्डिनल एनालिसिस इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे आपका MRS बराबर होगा किसके, PX और PY के। देखो भाई कहाँ आ रहा है ऑप्शन आपका, तो 96 का ऑप्शन है आपका IC is convex and MRS PX। मैंने आपको पहले बताया था कुछ ऐसा बनता है बजट लाइन एंड दिस इज योर IC, तो MRX PX अपॉन PY। ठीक है, तो आज के लिए पार्ट 2 में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 3 के बारे में देखेंगे।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।